एक ऐसा शांत राज्य जहां आमतौर पर लोग सिर्फ दर्शन, कला और उन स्वादिष्ट मछलियों या मखाने की बातें करते थे। बिल्कुल, मिथिला की तो पहचान ही वही थी ना। हाँ हाँ, वही मिथिला अचानक से खूंखार अपराधियों के खौफ से बुरी तरह कांपने लगा। और इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य की जो पूरी सेना थी, पूरा का पूरा खुफिया तंत्र, वो उस आतंक के सामने एकदम से फेल हो गया। पूरी तरह से बेबस। सही कहा। लेकिन एक अकेले निहत्थे आदमी ने बिना किसी सेना या हथियार के सिर्फ इंसानी दिमाग को पढ़कर उस पूरे के पूरे क्राइम सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका। तो आज हम इस गहन विश्लेषण में अपनी स्रोत सामग्री के जरिए इसी मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे कि कैसे गोनू झा ने मिथिला के चोरों का सफाया किया। मेरा ये मानना है कि ये मामला सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा भर नहीं है। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी और जैसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, उसकी एक ऐसी बेहतरीन केस स्टडी है जो दिखाती है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब इंसान का दिमाग और उसका ऑब्जर्वेशन कैसे सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जब आपके पास संसाधनों की कमी हो तो सामने वाले की मानसिकता का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कैसे किया जाता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो अगर हम स्रोत सामग्री की तरफ देखें, उस समय राजा पूरी तरह से हताश थे। वो अपराधी कोई आम चोर उचक्के तो थे नहीं जो कहीं भी या कभी भी हमला कर दें। उनका काम करने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड था, बहुत सटीक। हाँ, राजा बताते हैं कि उनका पैटर्न बहुत साफ था। ये चोर या तो रात के एकदम पहले प्रहर में चोरी करते थे या फिर सीधे चौथे प्रहर में। और यही टाइमिंग, ये जो समय चुनने का उनका तरीका है, ये अपने आप में क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप एप्लीकेशन है। अगर हम रात के पहले प्रहर की बात करें तो ये वो समय होता है जब दिन भर की थकान के बाद लोग बस रिलैक्स कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे चौपाल पर गपशप चल रही है या घरों में रसोई का काम हो रहा है। बिल्कुल, इंसान का ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ होता है उस वक्त। इसे कॉग्निटिव साइंस की भाषा में हाई कॉग्निटिव लोड का समय कहते हैं। हाई कॉग्निटिव लोड। हाँ, जब इंसान सोशलाइज कर रहा होता है या घर के कामों में लगा होता है, तब उसका दिमाग आसपास के अनजान खतरों को लेकर उतना अलर्ट नहीं रह पाता। और जो रात का चौथा प्रहर है, वो तो बायोलॉजिकल नजरिए से देखा जाए तो और भी ज्यादा क्रिटिकल होता है ना। एकदम सही। क्योंकि ये वो समय है जब इंसान डीप स्लीप, जिसे हम REM स्लीप साइकिल कहते हैं, उसमें होता है। शरीर का तापमान एकदम गिर चुका होता है और हमारी इंद्रियां उस वक्त सबसे कम एक्टिव होती हैं। हाँ, उस वक्त अगर घर में कोई हल्की सी आहट भी हो जाए ना, तो दिमाग उसे जल्दी प्रोसेस ही नहीं कर पाता। बाप रे, चोरों ने यहाँ राज्य के सुरक्षा तंत्र को नहीं, बल्कि सीधे इंसानों के बायोलॉजिकल क्लॉक को हैक कर लिया था। और इसी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हैकिंग का सबसे चरम रूप हमें उस बाजार वाली घटना में देखने को मिलता है। ओह हाँ, वो घटना जिसे गोनू झा ने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया था। सोचिए, एक भरा हुआ बाजार है जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। दिन के उजाले में एक आदमी आता है और उसके पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है ताकि कोई उसे आसानी से पकड़ ना सके। अजीबोगरीब हुलिया। हाँ, और वो सीधे एक महिला के गले से सोने की मटर माला झपटता है और भागने लगता है। महिला जोर से शोर मचाती है और पूरा का पूरा बाजार, जिसमें दुकानदार भी हैं और राज्य के सुरक्षाकर्मी भी, वो सब उस एक भागते हुए तेल लगे अजीब इंसान को देखने और पकड़ने में लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि किसी के हाथ कुछ नहीं आता क्योंकि वो इतना फिसलन भरा है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली खेल वो भागने वाला आदमी था ही नहीं। अच्छा? हाँ, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। ये तो बिल्कुल एक जादूगर के मिसडायरेक्शन वाले खेल की तरह लग रहा है। जैसे कोई जादूगर अपनी ऑडियंस से कहता है कि अरे मेरे दाएं हाथ को देखो, और उसी सेकंड वो बाएं हाथ से कबूतर गायब कर देता है। एग्जैक्टली। जब पूरा बाजार उस एक तेल लगे चोर को पकड़ने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था, उसी अफरा तफरी के बीच गिरोह के बाकी लोग बहुत शांति से दुकानों के गल्ले साफ कर रहे थे। और इसे साइकोलॉजी में ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे अटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। अटेंशनल ब्लाइंडनेस? हाँ, जब भी कोई बहुत ही अचानक चौंकाने वाली या आउट ऑफ द बॉक्स घटना हमारे सामने होती है ना, जैसे एक नंगे तेल लगे इंसान का बीच बाजार भागना, तो हमारा ब्रेन एक तरह के शॉक में चला जाता है। समझ रही हूँ। इंसानी आंखों का जो विजन है वो अचानक से टनल विजन में बदल जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ उस खतरे या उस अजीब चीज पर फोकस करते हैं। हमारा जो पेरिफेरल विजन होता है, यानी आसपास क्या हो रहा है, उसे हमारा दिमाग प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। अपराध खोज रहे थे, हथियार खोज रहे थे, लेकिन चोर तो हथियारों से लड़ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। वो तो सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल रहे थे।
सिपाही बस वही देख रहे थे जो चोरों ने दिखाना चाहते थे। और एक अपराधी के दिमाग को समझे बिना आप सिर्फ हवा में तीर चला सकते हैं, और गोनू झा इस बात को बहुत ही गहराई से समझ गए थे। तो इस पूरी घटना के बाद गोनू झा उस रात सो नहीं पाते हैं। वो लगातार उस मिस डायरेक्शन वाले खेल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और यहीं सुबह की ठंडी हवा के साथ उन्हें 3 साल पुरानी एक घटना याद आती है। वो ततैये के छत्ते वाली घटना। हाँ, एक चोर था जो गोनू झा के घर आया था। गोनू झा ने उसे बातों में ऐसा उलझाया, ऐसा भ्रमित किया कि उसे लगने लगा कि घर के सारे जेवर बाहर एक पेड़ पर टंगे हुए हैं। लालच में अंधा हो गया था वो। बिल्कुल, वो चोर जेवर के लालच में रात के अंधेरे में पेड़ पर चढ़ा, और जेवर की पोटली समझकर उसने सीधे एक ततैये के छत्ते मतलब वास्प नेस्ट पर अपना हाथ मार दिया। डंक लगे, वो पेड़ से धड़ाम से गिरा, उसकी टांग टूट गई और वो सीधे जेल चला गया। इस चोर का नाम था लंगड़ू उस्ताद। लंगड़ू उस्ताद, ये नाम याद आना इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम स्रोत सामग्री को देखें, कल रात ही बाजार में इतनी बड़ी डकैती हुई है, पूरा का पूरा एक संगठित गिरोह खुलेआम काम कर रहा है, और गोनू झा उस बाजार के इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर 3 साल पुराने एक लंगड़े चोर की फाइल खुलवा रहे हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे समय की बर्बादी लग रही है। इतने बड़े सिंडिकेट के सामने एक मामूली चोटिल चोर की आखिर क्या अहमियत हो सकती है? दिखने में ये जरूर समय की बर्बादी लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से देखें तो ये सबसे क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मूव था। अच्छा, कैसे? देखिए, गोनू झा समझ गए थे कि बाजार का हमला कोई रैंडम घटना तो है नहीं। इतने परफेक्शन के साथ उस मिस डायरेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। वो तो है। और ऐसे अदृश्य संगठित नेटवर्क पर आप सीधे सामने से अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए एक सिरा चाहिए होता है, एक धागा। और गोनू झा को ये बहुत अच्छे से पता था कि जेल का इकोसिस्टम असल में कैसे काम करता है। मतलब ये कि जेल कभी भी कोई सुधार गृह नहीं होते। वे असल में अपराधियों के लिए बहुत बड़े नेटवर्किंग हब बन जाते हैं। बाप रे, ये नेटवर्किंग हब वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत डरावना है। मतलब सिस्टम एक चोर को सजा देने के लिए अंदर डालता है, और वो वहां से एक पूरी टीम बनाकर बाकायदा अपस्किल होकर बाहर निकलता है। बिल्कुल, सिस्टम का डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है। जब अलग अलग तरह के अपराधी एक बंद जगह पर महीनों या सालों तक एक साथ रहते हैं, तो वे अपनी अपनी एक्सपर्टीज एक्सचेंज करते हैं। नॉलेज शेयरिंग। हाँ, जैसे एक जेब कतरा एक ताला तोड़ने वाले से मिलता है, और एक चाकूबाज किसी मास्टरमाइंड से। और जब गोनू झा उस डरे हुए नगर कोतवाल को बुलाकर पूछताछ करते हैं, वही कोतवाल जो बाजार में सुरक्षा छोड़कर तमाशा देखने गया था, तब असली सच्चाई सामने आ जाती है। लंगड़ू उस्ताद जेल में खाली नहीं बैठा था। उसने वहां हरखू, बसावन, विस्नाथ और एक बहुत ही खतरनाक चाकूबाज को मिलाकर एक मजबूत सिंडिकेट बना लिया था। ओह, और ये सब के सब हाल ही में जेल से छूटे भी थे। तो इसका मतलब गोनू झा समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। उन्होंने असल में उस धागे को पकड़ लिया था जो सीधे उस स्नेक क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा था। बिल्कुल सही। लंगड़ू उस्ताद ही वो कमजोर कड़ी था जिसे खींचने पर पूरे का पूरा स्वेटर उधड़ने वाला था। और अब गोनू झा के पास पूरी लिस्ट आ चुकी थी। वे अपराधियों के नाम और उनका पूरा बैकग्राउंड जानते थे। तो आमतौर पे यहाँ कोई भी होता तो वो पुलिस भेजकर उन्हें अरेस्ट करवा देता, लेकिन गोनू झा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जो मुझे आज के किसी हाई लेवल फिशिंग स्कैम की याद दिलाता है। फिशिंग स्कैम। हाँ, उन्होंने शिकारियों के पीछे भागने के बजाय शिकारियों को खुद अपने पास बुलाने का खेल शुरू कर दिया। और ये जो जाल था ना, ये बहुत ही ग्रांड था। इसमें साइकोलॉजी की कई लेयर्स शामिल थीं। बिल्कुल। पूरे मिथिलांचल में अचानक से एक अफवाह फैलाई जाती है कि गोनू झा को कहीं से हजारों अशर्फियों से भरा एक गागर मिल गया है। रातों रात अमीर। और सिर्फ अफवाह नहीं, वो इसे सच साबित करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल देते हैं। एक सफेद अरबी घोड़ा ले आते हैं जो कहते हैं कि उस वक्त राजा के पास भी नहीं था। रेशमी कपड़े पहनने लगते हैं। ये सब एक विजुअल परसेप्शन बनाने के लिए किया जा रहा था। मतलब जब कोई अचानक से बेहिसाब अमीर होता है तो उसका रहन सहन और उसके हाव भाव बदल ही जाते हैं। और इस पूरे नाटक में सबसे बड़ा चारा थे वो खूबसूरत डिब्बे और थैलियां। गोनू झा के सिपाही बाजार से रोज भारी भरकम और चमकदार डिब्बे लाते और गोनू झा जानबूझकर उन्हें अपने दरवाजे पर चौपाल के पास रखवा देते ताकि सबको दिखे। हाँ, हर आते जाते इंसान को लगता कि इनमें बेशुमार दौलत भरी है।
और तो और गोनू झा जोर जोर से चिल्लाते, अरे मूर्खो, दरवाजे पर इन चीजों की प्रदर्शनी लगाना जरूरी है क्या? इन्हें अंदर रखो। क्या बात है। जबकि असलियत ये थी कि उन खूबसूरत डिब्बों में सिर्फ मिथिला का साधारण मखाना और बताशे भरे हुए थे। देखिए, लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान के लॉजिकल ब्रेन को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। गोनू झा उसी लालच को ट्रिगर कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जहां सामने वाले को लगने लगे कि सामने बहुत बड़ा खजाना रखा है और उसका जो मालिक है वो अचानक आइस उस दौलत के नशे में अहंकारी और लापरवाह हो चुका है। लेकिन यहाँ ना मैं एक पल रुक कर सोचना चाहूंगी, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था, है ना? मान लीजिए कि चोरों का वो खूंखार गिरोह सच में हथियार लेकर उन पर हमला कर देता। गोनू झा कोई योद्धा या तलवारबाज तो थे नहीं। अगर उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता और चोर उन्हें मार देते तो क्या होता? मतलब उन्होंने इतना बड़ा और जानलेवा कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले लिया? आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन गोनू झा का ये रिस्क कोई अंधा रिस्क नहीं था। उन्होंने उन चोरों की बहुत सॉलिड प्रोफाइलिंग कर ली थी। प्रोफाइलिंग? हाँ, चोर कभी भी सीधे लड़ाई या हत्या के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। उनका प्राइमरी मोटिव हमेशा चुपचाप माल उड़ाना होता है। गोनू झा ने जानबूझकर ऐसा परसेप्शन बनाया कि भाई खजाना बहुत है, लेकिन सुरक्षा एकदम जीरो है। अच्छा। वो खुद को इतना आसान और लापरवाह शिकार दिखा रहे थे कि चोरों को हथियारों की कोई जरूरत ही महसूस न हो। और इसके अलावा यहां एक और गहरा साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा था, लंगड़ू उस्ताद का पुराना ईगो। अरे हाँ, लंगड़ू की टांग तो गोनू झा के उसी ततैये के छत्ते वाले जाल की वजह से ही टूटी थी ना? बिल्कुल, ईगो और बदला इंसान को अंधा कर देते हैं। लंगड़ू उस्ताद को सिर्फ वो अशरफिया ही नहीं चाहिए थी, उसे कहीं ना कहीं गोनू झा को नीचा दिखाना था। समझ रही हूँ। बेहिसाब दौलत का लालच और बदला लेने की आग, इन दोनों भावनाओं के कॉकटेल ने चोरों के उस सिंडिकेट को चुंबक की तरह गोनू झा के दरवाजे पर खींच लिया। उनका जो रैशनल थिंकिंग प्रोसेस था ना, वो पूरी तरह हैक हो चुका था। और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा फाइनल एक्ट। लंगड़ू उस्ताद खुद हलवाई का भेस बदलकर गोनू झा के पास काम मांगने आता है। वो दावा करता है कि वो 56 भोग बना सकता है और उसे जलसे के काम में रख लिया जाए। गोनू झा उसे पहली ही नजर में पहचान लेते हैं, लेकिन वो अनजान बने रहने की इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं कि उसे काम पर रख लेते हैं। और वो सिर्फ उसे काम पर ही नहीं रखते, बल्कि अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा भी उसी को सौंप देते हैं। बिल्कुल, गोनू झा उसे उसी कमरे की रखवाली का काम दे देते हैं जहां वो खजाने वाले डिब्बे रखे हुए थे, और जाते जाते एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। हाँ, वो ताले वाली बात। हाँ। वो बहुत मासूमियत से कहते हैं, भाई इस दरवाजे का ताला जरा कमजोर है, एक झटके में खुल जाता है, जरा ध्यान रखना। मतलब सोचिए, चोर को खुद अपनी तिजोरी का लूपहोल बता दिया। इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी देना कहते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी? हाँ, लंगड़ू उस्ताद मनी मन सोच रहा होगा कि गोनू झा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। उसे लग रहा था कि वो सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है, और जब कोई अपराधी ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलतियां करता है। उस रात का जो सेटअप था वो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। गोनू झा अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करवाते हैं, खुद भी एकदम रईसों वाले रेशमी कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। पूरा माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, ताकि सबको लगे कि जलसे की तैयारी सच में चल रही है। फिर रात गहराती है, तीसरा प्रहर आता है, मतलब वही समय जब इंसान सबसे गहरी नींद में होता है। चोर उस कमजोर ताले को खोलकर कमरे में घुस जाते हैं। और अंदर घुसते ही उनका सबसे पहला रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वो दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और वो आराम से सारा खजाना बटोरकर पिछले रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन तभी असली खेल शुरू होता है। हाँ, असली सरप्राइज सामने आता है उन खजाने वाले बोरों के अंदर से, जिनमें चावल और आलू होने का दावा किया गया था। अचानक गोनू झा के हट्टे कट्टे सिपाही बाहर निकलते हैं, धप धड़ाम, और इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाते या संभल पाते, वो रंगे हाथों दबोच लिए जाते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट रिवर्स ट्रैप था। रिवर्स ट्रैप मतलब गोनू झा ने सुरक्षा कर्मियों को कमरे के बाहर या दरवाजे पर खड़ा नहीं किया, उन्होंने सिपाहियों को ठीक उस जगह छिपाया जहां चोरों की नजर सबसे कम जाने वाली थी, उस खजाने के बोरों के एकदम अंदर। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी का ट्रोजन हॉर्स दुश्मन के किले में घुसने के लिए इस्तेमाल हुआ था, यहाँ गोनू झा ने अपने ही घर में ट्रोजन हॉर्स रख दिया ताकि दुश्मन खुद चलकर उसे गले लगा ले। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है?
गोनू झा ने उसी मिसडायरेक्शन का इस्तेमाल किया जो चोरों ने बाजार में किया था। अच्छा, कैसे? देखिए, बाजार में चोरों ने क्या किया था, एक तेल लगे आदमी से सबका ध्यान भटकाया था। गोनू झा ने अशर्फियों, जलसे और उस कमजोर ताले से उनका ध्यान भटका दिया। ओह, क्या बात है। चोरों को लगा कि उन्होंने खुद को अंदर से लॉक करके सुरक्षित कर लिया है, पर असल में उन्होंने खुद ही अपने भागने का रास्ता बंद कर लिया था। वो खुद अपनी मर्जी से पिंजरे में घुसे और खुद ही कुंडी लगा ली। और जब सुबह होती है तो पूरा का पूरा नज़ारा देखने लायक होता है। महाराज खुद वहां पहुंचते हैं, पूरा गांव वहां इकट्ठा है, और जब उन चमकदार थैलियों और खूबसूरत डिब्बों को खोला जाता है तो उसमें से कोई अशर्फी नहीं निकलती। निकलता है तो सिर्फ मिथिला का साधारण मखाना और बताशा। वो मखाना दरअसल उस इल्यूजन के टूटने का प्रतीक था, जिसे गोनू झा ने इतनी बारीकी से बुना था। वो दिखाता है कि कैसे एक बहुत चमकती हुई चीज भी अंदर से पूरी तरह खोखली हो सकती है। सही बात है। और सारे मुख्य अपराधी पकड़े जाते हैं। जो गिरोह के बाकी सदस्य बाहर थे, वो खौफ के मारे या तो राज्य छोड़ देते हैं या भूमिगत हो जाते हैं। मिथिला का वो डर जो पूरे राज्य पर साये की तरह छाया हुआ था, वो खत्म हो जाता है। और महाराज? हाँ, महाराज भरे दरबार में गोनू झा की तारीफ करते हैं, और स्रोत सामग्री हमें बताती है कि गोनू झा के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि राजा और प्रजा से मिला यही सम्मान सबसे बड़ा इनाम था। इस पूरी केस स्टडी से जो सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है वो ये है कि रिसोर्सेज या हथियारों की कमी कभी भी हारने का कारण नहीं होती। अगर सामने वाले के दिमाग को, उसके सोचने के तरीके को डिकोड कर लिया जाए तो बड़े से बड़े खतरे को उसी के जाल में फंसाया जा सकता है। बाहुबल से ज्यादा ताकतवर हमेशा बुद्धिबल होता है। गोनू झा ने किसी सिस्टम से नहीं, साइकोलॉजी से लड़ाई लड़ी और जीती। बिल्कुल, ये पूरा विश्लेषण ना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि इंसान के दिमाग की वर्किंग का एक बहुत ही गहरा पर्दाफाश भी है। तो आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार पे रोकते हैं जो मौजूदा समय में भी उतना ही ज्यादा प्रासंगिक है। आज के इस डिजिटल युग में हम अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े फायरवॉल्स, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन सिस्टम पर बहुत भरोसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि तकनीक ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है और वो सब कुछ सुरक्षित रखेगी। लेकिन ये केस स्टडी सोचने पर मजबूर करती है कि असल लूपहोल कहाँ है? हाँ, क्या आज भी बड़े से बड़े सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी कोई कोडिंग या सॉफ्टवेयर है, या फिर खुद हमारी इंसानी कमजोरियां ही हैं? हमारा अपना लालच, हमारा कौतूहल और ध्यान भटकना, क्या यही वो कमजोर ताले नहीं है जिन्हें हैकर्स और स्कैमर्स सबसे पहले अपना निशाना बनाते हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। तो अगली बार जब भी आपकी स्क्रीन पर कोई बहुत आकर्षक ऑफर फ्लैश हो या कोई ऐसा लिंक आए जो रातों रात किस्मत बदलने का दावा करे, तो एक पल रुक कर विचार जरूर कीजिएगा। कहीं वो किसी आधुनिक गोनू झा के बुने हुए जाल का कोई खूबसूरत चमकदार डिब्बा तो नहीं है? इस मिसडायरेक्शन और ध्यान भटकाने वाले बाजार में अपने पेरिफेरल विजन को एक्टिव रखना ही हमारी सबसे बड़ी और असली सुरक्षा है।